आपको तो याद ही होगा मेरे नेपाल टूर के बारे में। जब मैं नेपाल गया था, लुधियाना से काठमांडू, काठमांडू से गुवाहाटी, वहाँ इतने ऊंचे हिल थे, इतने ऊंची पहाड़ियाँ थी। वहाँ पर मेरी साइकिल का, मेरे रॉकेट का जो चैन थी वो बहुत ज़्यादा खिंच गई थी, वो पुरानी हो चुकी थी। तो मैंने अभी नए टूर के लिए इसकी चैन और इसका कैसेट दोनों ही रिप्लेस कर दिए, और कैसेट को मैंने एक्सपेंड भी किया। उसको लास्ट जो मेरा कैसेट है, लास्ट गियर है, उसको मैं 40 टीथ का कर दिया। अब ये नए टूर के लिए बिल्कुल रेडी है, और अब ये तैयार कर रहा हूँ मैं इसके लिए वर्ल्ड टूर विद जतिंदर। और इसकी जो पीछे वाली जो डिकैथलॉन की इसकी सैडल थी, वो भी मैंने रिप्लेस की अपने लेदर सैडल के साथ। और हर बार की तरह इसको पहले मैं डिसमेंटल करता हूँ। पूरा डिसमेंटल करने के बाद इसको एक बॉक्स के अंदर पूरा ऑर्गेनाइज करके डालता हूँ। तो इसका फ्रेम जो है, फ्रेम खुलने के बाद इसका फ्रेम एंड टू एंड जो है ये तकरीबन 6 फीट का रह जाता है। तो मेरे बॉक्स की जो डायमेंशन बनती है वो 6 फुट, 2.5 फुट और 10 इंच, ये कंप्लीट इसका डायमेंशन बनता है। ये है टेंडम। टेंडम नॉर्मल साइकिल से थोड़ी सी लॉन्ग होती है। तो बिल्कुल प्यार से, सलीके से मैंने इसको पैक किया। तो ये है इसकी फाइनल पैकिंग। तो दोस्तों आज 5 तारीख जून 2023 है। घर से मैं निकल चुका हूँ, सुबह के 5 बज चुके हैं। मैंने बस की बुकिंग भी करवा रखी है। जो इंडो कनेडियन है वो यहाँ से लुधियाना से चल के इंटरनेशनल जो दिल्ली का एयरपोर्ट है वहाँ तक ये स्टेप टू स्टेप छोड़ती है। बीच में कहीं इसको रुकने की या शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्पेशल ये इसी काम के लिए बनी हुई है ये बस, और मैं मोस्टली इसको प्रेफर करता हूँ आने जाने के लिए। तो सुबह की जो यहाँ का गिल रोड है, ये अभी लुधियाना में हूँ मैं गिल रोड पे, और यहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक अभी नहीं है। तो मेरे घर से इंडो कनेडियन का जो ऑफिस है वो लगभग 3 से 4 किलोमीटर पड़ता है। हार्डली 10 मिनट में हम वहाँ पर, 15 मिनट में वहाँ पर पहुँच गए। तो इंडो कनेडियन का ये सीन रहा कि उन्होंने मेरी टिकट जो है वो ली 2200 रुपया, पर उन्होंने मेरे साइकिल के बॉक्स का भी अलग से चार्जेस लिया। वो 1500 रुपये उन्होंने अलग से इसका लगेज टिकट काटा। मैंने उसको बोला कि मेरे पास बड़े लगेज तो है नहीं, मेरा यही बॉक्स है। तो कहते हैं नहीं ये लगेगा ही, वो मॉर्निंग का दिन था तो वो नहीं माने वो, तो इसलिए वो देना ही पड़ा उसको। तो मुझे जो है 1500 इसका और 2200 मेरी अपनी टिकट, तो मैं दोनों देकर इंडो कनेडियन में तब जा सका। अब ये प्रताप चौक से राइट होके सीधा ढोलेवाल, और ढोलेवाल से इंडो कनेडियन का ऑफिस है। सभी लुधियाना में जितने रहते हैं सबको पता है कि इंडो कनेडियन जो है वो शेरपुर चौक के पास ही उनका ऑफिस है। तो ये बस सर्विस जो है ये तकरीबन 7 से 8 घंटे लेती है वहाँ पहुँचाने के लिए, और बहुत स्मूथ चलती है। सीट भी इसकी लग्जरी होती है, थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है बैठने के लिए भी। बस एक पानी की बोतल जरूर देते हैं, बाकी सब आप पेड करते हो। कहीं भी आपने रुकना होता है तो वहाँ से आप लेते हो। तो जैसे आपको पता है मैं तो लुधियाना का ही रहने वाला हूँ, पिछले कई सालों से यहाँ रह रहा हूँ मैं। लुधियाना की ये खासियत है, यहाँ पर सिलाई मशीन, मशीन टूल, साइकिल पार्ट्स, ऑटो पार्ट्स काफ़ी लार्ज मात्रा में यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती हैं, और कपड़े का भी व्यापार यहाँ पर पूरा प्रसिद्ध है। बहुत दूर तक यहाँ से कपड़ा बिकता है, एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। यहाँ के लोग बड़े मेहनत कश होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो आज का जो लुधियाना है इसका पुराना अगर नाम देखें तो उसको लोधी आना के नाम से जाना जाता था। सतलुज के किनारे ये शहर बसा है, और 20 लाख से ज़्यादा आबादी वाला ये शहर हो चुका है। यहाँ पर जो प्रवासी मजदूर वो भी बहुत आते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री बहुत है। इंडस्ट्री में मैन पावर की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर बहुत और राज्यों से बंदे यहाँ पर आते हैं अपने काम काज को लेके।
तो बातों बातों में हम पहुंच ही गए इंडो कनेडियन के ऑफिस तक। बोर्ड तो इसका ठीक ठाक सही लगा था, पर मुझे पता था यहाँ पर ये इंडो कनेडियन का ऑफिस है। तो ये है सारा इंडो कनेडियन का ऑफिस। तो यहाँ से मैंने बस पकड़ी तो पहली सूर्य की किरण जो निकली वो जाकर खन्ना के पास हुआ सूर्योदय। जब मैंने बाहर देखा तो बहुत अच्छी खासी रोशनी हो चुकी थी, तो मैं खन्ना क्रॉस कर रहा था। सुबह का सफ़र इतना अच्छा लगता है ना मुझे, कोई परेशानी नहीं, आवाज़ कम। तो ऊपर बस जो इंडो कनेडियन थी बड़ी कंफर्टेबल थी, पता ही लगा कब हम 70 माइलस्टोन हवेली पहुंच गए। तो यहाँ पर मैंने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट भी अच्छा था, पर इंडो कनेडियन का ये पक्का स्टॉपेज है, ये यहीं पर ही रुकती है उनका। अब इंडिया की दिल्ली वो नहीं रही, बहुत ही अपडेटेड हो चुकी है वो। हर चीज़ साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन। यहाँ मैं पहुँच तो गया, पर यहाँ पर जो मेरा बॉक्स है इसकी एंट्री के लिए एक सीन हो गया था, वो फिर बाद में बताऊँगा। आराम से बैठ के उसके बारे में विचार करेंगे कैसे होना चाहिए। पर कैसे ना कैसे वो मेरा साइकिल वो अंदर ले गए। हाँ, ये पहली नज़र जापान एयरलाइन। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ जापान। तो जापान का ये मेरा टूर है, इसके बारे में विस्तार से और बातें करेंगे। तब तक आप सीट की बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि मेरा एरोप्लेन टेक ऑफ होने लगा है। ये जापान एयरलाइन का मेरा पहली बार सफ़र था, बहुत अच्छा था। अभी तक जितने मैंने एयरप्लेन देखे हैं तो काफ़ी कंट्री में गया हूँ, पर मुझे जापान जो एयरलाइन है थोड़ा सा अपडेटेड लगा। इनका स्टाफ अच्छा था, सीटेज अच्छी थी और स्क्रीन अच्छी थी, सर्विस बहुत अच्छी थी इनकी। तो दिल्ली को मैं छोड़ के जा रहा हूँ। अब सीधा मैं जाऊँगा टोक्यो, जापान। ध्यान से देखो विंग से कैसे फ्लैप ऊपर नीचे हो रहा है, ये बैलेंस कर रहा है अपने आप को। पूरे का पूरा जो एरोप्लेन है उसको यहाँ से बैलेंस किया जाता है। जब ये बिल्कुल हाइट पर चला जाएगा तो ये सीधे हो जाएंगे बिल्कुल। ये भी शाम का सीन है। मेरी फ़्लाइट जो है तकरीबन 7 बजे टेक ऑफ होना है, उसके हिसाब से ही मैं बैठा था। तो बिल्कुल टाइम से हुआ सब कुछ। नीचे वो रहती है लाइट जग रही है, तो अभी रात का सीन शुरू हो गया यहाँ पर। तो सारी रात मैं सफ़र करूँगा और मॉर्निंग वहाँ पर जाकर लैंड करूँगा मैं। ये उन्होंने दिए थे मुझे हेडफोन, ये उनके अपने ब्रांड के हैं। इसको बोलते हैं जाल, जापान एयरलाइन। रात को मैं बैठा वहाँ पर, तो उन्होंने डिनर दिया। डिनर के साथ ही ब्रेकफास्ट दे के चले गए। तो कहते हैं अभी हम सोने जा रहे हैं, आप ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में कर लेना। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट है। तो ये ब्रेकफास्ट में ये सब था, अच्छा था, मतलब कुछ नया टेस्ट था, कुछ समझ भी नहीं आया। वो नूडल्स से थे, ये सूप था। मतलब जापान एयरलाइन मज़े की थी। ये उन्होंने कुछ चाय वगैरह दी थी, मुझे पता नहीं लगा क्या है, पर मैंने पी ली। ठीक है, टेस्ट किया तो थोड़ा सा ना फीकापन था उसमें, पर मुझे लगा कुछ हेल्दी है, इसलिए मैंने गटक गया सारा ये। जैसे हिंदी फिल्म में स्वर्ग का जब सीन दिखाना हो ना, तो इस तरह का दिखाते हैं, नीचे बादल, उसके ऊपर सिंहासन लगा हुआ। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं स्वर्ग के ऊपर आ गया, स्वर्ग की सैर कर रहा हूँ मैं। फीलिंग है, कुछ भी हो सकती है वो तो। पूरा जापान एक आइलैंड की तरह है, इसके चारों तरफ समुंदर है।
ये कुछ ही देश ऐसे होते हैं जिसके चारों तरफ समुंदर से घिरा रहता है। जापान में से एक है। देखा इसके विंग को ध्यान से देखो। अब ये ब्रेक लगा दिया उन्होंने, इससे हवा टकराती है और उसकी स्पीड कम हो जाती है। ये टेक्निकल चीज़ होती है। तो आप जब भी आप एयरप्लेन में बैठोगे तो इस चीज़ को ज़रूर गौर करना, ये ऊपर नीचे क्यों होते हैं। जैसे ये पंछी होते हैं ना, बिल्कुल पंछी की तरह ही होते हैं। ये पंछी को देख कर इंस्पायर होकर ये एरोप्लेन डिज़ाइन किया गया है। ये है पहली झलक टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बहुत बंदों का यह सपना होता है टोक्यो जाने का, सुना बहुत है। तो आज मेरा वो सपना पूरा हो रहा है। मैं वहाँ पर अपने कदम रखने जा रहा हूँ। पूरे 14 दिन मैं जापान में रहूँगा और आपको पल पल की न्यूज़ दूँगा। टोक्यो में मेरी 2.5 घंटे की स्टे थी और उस 2.5 घंटों में मेरे से कस्टम वालों ने काफ़ी सवालात किए। क्या क्या पूछा वो भी आपको बताऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा सी लंबी वीडियो हो जाएगी। उसमें क्वेश्चन आंसर थे, वो आपको बताऊंगा, तो आपके भी वो फ़ायदे का रहेगा है कैसे आपने कस्टम क्लियर करना है। उन्होंने काफ़ी कुछ मेरे टूर के बारे में पूछा, मेरे बारे में पूछा, जापान क्यों आ रहे उसके बारे में पूछा, और बारीकी के क्वेश्चन थे वो भी उन्होंने पूछे। तो ये था बैगेज क्लेम टैग। ये टैग दिखाकर आप अपना बैगेज क्लेम कर सकते हो। तो ये दोनों बड़ी मुश्किल से हिम्मत से मेरा बैगेज लेके आए, जिसमें मेरा रॉकेट है। तो उन्होंने फटाफट टैग मैच किया और मुझको हैंड ओवर किया। अब ये है ओसाका एयरपोर्ट इतामी। ये ओसाका का एयरपोर्ट है इतामी, और इधर से पीछे की तरफ इसका सारा एयरपोर्ट है। तो उधर से मैं बाईसाइकिल लेके अपना, ये मुझे एक जगह मिल गई है इसके नीचे, शेड के नीचे, और यहाँ पर इसको मैं अनबॉक्सिंग करूँगा। अनबॉक्स करके इसको मैं अपने जो रूम बुक किया है वहाँ तक इसको बाय रोड लेके जाऊँगा। एक बात और कहनी थी कि अभी ये 2 बार जहाज़ से इधर उधर गया है। उसका जैसे ये बाहर निकल आया, यहाँ से फटा है, ये फटा है। नेक्स्ट टाइम इसकी जो पैकिंग करनी है वो थोड़ी सी कॉर्नर से और इस चीज़ से थोड़ी सी मजबूत करनी है। जैसे यहाँ से टायर का एक्सल जो है वो निकल आया बाहर। कॉर्नर जितने हैं ना वो सभी इसके शार्प होते हैं, तो उससे वो बॉक्स टूट जाता है। इस चीज़ का नेक्स्ट टाइम मुझे ख्याल रखना। बिल्कुल सेफ डब्बे में से निकल आया बाहर और कोई डैमेज नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक सभी सामान इसका बिल्कुल सही। बस इसको 1 घंटा और लगेगा, इसको पूरा असेंबल करके होटल की तरफ जाता हूँ। 75% साइकिल मेरा असेंबल हो चुका है और 10% सामान और लगना है। उसके बाद ये बिल्कुल रेडी है होटल जाने के लिए। सारा सामान मैंने इस होटल में रख दिया, होटल एपी, और ये बिल्कुल ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने है। और अभी मैं जा रहा हूँ कन्वीनियंस स्टोर में, वहाँ पे कुछ खाने को लिए लेके आ रहा हूँ। और जापान की बात अगर करूँ तो ये तो पूरी ज़िंदगी लग जाएगी इसको डिस्क्राइब करने में, इसको देखने में। ये तो बहुत कुछ है यहाँ को देखने को, हर देश में होता है। मतलब ये अभी 15 दिन का मेरा टूर है, तो ये 15 दिन में मैं इतना एक्सप्लोर तो कर नहीं पाऊँगा, फिर भी मैक्सिमम जितना हो सके करूँगा। तो ये अंदाज़ा लगाया कि यहाँ पर अगर 2-3 साल भी रहोगे तब भी कुछ ना कुछ रह जाएगा देखने को। हर चीज़ नहीं है मेरे लिए, हर चीज़, कुछ भी यहाँ पर पुराना नहीं है। साइकिल, गाड़ी, बिल्डिंग्स, रोड, नेम, पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया है। एयरपोर्ट यहाँ पर है, वो ऊपर हेलीकॉप्टर जा रहा है, दिख रहा है। अभी जो छाता है ये छाता भी इन्होंने ट्रांसपेरेंट रखा है। इतना मुझे तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा ट्रांसपेरेंट होने का। ट्रांसपेरेंट का ये फ़ायदा है कि आप आवर आगे देख ही सकते हैं। दिख रहा है आपको हेलीकॉप्टर। अब ये हिंदी वाला है काम,
तो इसके लिए भी मुझे अभी काफ़ी सोचने के बाद मैंने ये शुरू किया कि हिंदी में बोलूँगा, क्योंकि जब अपने देश से बाहर जाते हैं तो वहाँ एक लैंग्वेज का बैरियर रहता है। जैसे मेरी मदर टंग जो है वो पंजाबी है, और हिंदी और इंग्लिश तीनों वैसे तो बोल लेता हूँ मैं, पर फिर भी जो हिंदी है वो कॉमन सी रखी जाती है। मौसम बहुत ज़्यादा सुहावना है, यहाँ पर बारिश हो रही है हल्की हल्की, मतलब इतनी बारिश हो रही है कि आप भीग सकते हो, और इतनी ज़्यादा नहीं हो रही कि बिल्कुल ही भीग जाओ। तो अभी मैं यहाँ पर जब आया हूँ तो यहाँ पर कन्वीनियंस स्टोर बोल रहे हैं, अब यहाँ पर लिखा है फैमिली मार्ट, और हो सकता है इसी चीज़ों को कन्वीनियंस स्टोर बोल रहे हो कि जहाँ पर सब कुछ मिल जाता है। तो मैं ट्राई करता हूँ यहाँ क्या इनके पास पड़ा है। तो मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए मुझे चाहिए, उसके बाद तो मैं डिनर करूँगा। तो तब तक वो गुरुद्वारा साहब से जो इनसे मेरी बात हुई थी वो भी तब तक आ जाएंगे, तो हो सकता है रात को इकट्ठे डिनर कर लें। ये कन्वीनियंस स्टोर के जब अंदर आया तो अंदर क्या है कि कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा, क्योंकि ज़्यादातर इसमें इनकी जापानीज़ लैंग्वेज में लिखा हुआ है। हाँ, कुछ अंदाज़ा लग जाता है जहाँ यहाँ पर कोक पड़े हैं, तो इसका मतलब कि ये सेक्शन जो है ना कोल्ड ड्रिंक टाइप का ही होगा सब। तो उसको कन्वर्ट करके देखना पड़ता है जो भी देखना है। तो इस तरह का है यहाँ पर सिस्टम जो है। तो जब नूडल्स तो पड़े हैं, और कौन सा नूडल कुछ नहीं पता लग रहा है। जापानी में लिखा है तो उसको कन्वर्ट करके आइडिया लगेगा कुछ कौन से हैं। तो भाई लोगों, वो सामने है इंटरनेशनल ओसाका इतामी एयरपोर्ट, और बिल्कुल ये रोड क्रॉस करके ये रहा मेरा होटल एपी। ओके, इसके रेंट के बारे में बताऊंगा कितने का मिला। होटल बड़ा छोटा है पर बहुत साफ़ सुथरा और ब्यूटीफुल है। और ये मेरा रॉकेट साइकिल ये खड़ा है यहाँ पर बिल्कुल रेडी। तो मॉर्निंग इसको लेके निकलूँगा, और बारिश सुबह की चल रही है यहाँ पर। ये फ्रंट डेस्क, और सब जापानी बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। इंग्लिश बात करो तो समझ आता है, अदरवाइज कुछ नहीं समझ आता, एक पल्ले भी नहीं पड़ता कुछ। मैं अभी आपको रूम दिखाता हूँ, 5th फ्लोर पर है। मतलब जापानियों ने कोशिश ये की है कि कम से कम टाइम में अच्छी से अच्छी क्वालिटी कैसे बने, और जिसमें एफर्ट कम लगे, इसको देखते हुए सब डिज़ाइन किया हुआ उन्होंने। हर चीज़ इस तरह डिज़ाइन की हुई है। ये मेरा रूम है। रूम बहुत छोटा है पर फैसिलिटी सारी है। वहाँ पर अलार्म लगा है, अगर आपको मॉर्निंग में जगाना है तो उसके साथ FM रेडियो भी लगा है। और AC देखो, रूम छोटा होने की वजह से कहीं भी AC आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, पर AC वो साइड पे लगा है। वो जो ग्रिल दिख रही है ना, वो AC की है। ये इधर छोटा सा रेफ्रिजरेटर, लैंप, और वाईफाई फ्री है यहाँ पर। और जो शॉर्टकट है वो इस तरह का है, ये शॉर्टकट है, इस पिन के साथ लगता है। तो मेरे पास मल्टी प्लग है, तो मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ जब भी मैंने कुछ चार्ज करना होता है। तो वो मैं इंडिया से साथ ही लेके आया था। सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बेस्ट विशेस देने के लिए। अर्चना जी, अनिल जी, और भी मेरे जितने भी फ्रेंड हैं, जितने भी रोटरियन हैं। तो कल से मैं ये ट्रिप स्टार्ट कर रहा हूँ 7 तारीख से, और जाके मैं एंड करूँगा टोक्यो में। तो ये मुझे 15 दिन का सफ़र रहेगा मेरा, ये 14 से 15 दिन रहेगा। तो उसके दौरान जितना भी हो सकेगा उतना मैं इस मैसेज को आगे लेके जाऊँगा, ऑर्गन डोनेशन की अवेयरनेस करूँगा। जापानी लोगों के बारे में काफ़ी
ये चीज़ फेमस है कि बहुत पंक्चुअल होते हैं, क्वालिटी बहुत होती है ना, तो उस चीज़ को हर जगह आपको उसका इम्पैक्ट दिख जाएगा आपको। अभी जैसे मैंने इसमें अब रूम में देखा मैंने, तो यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल बेड के पास अलार्म दिया हुआ है, ये मॉर्निंग अलार्म। आप इसको सोने से पहले आप सेट कर सकते हो। सेट करने के बाद ये आपको जगा देगा। और रेडियो साथ में दिया हुआ है, एफएम चलाना है तो एफएम चल जाएगा। मतलब मेन पॉइंट ये है कि इन्होंने अलार्म सिस्टम बेड के साथ दे दिया। कोई ये नहीं कह सकता कि मैनू पता नहीं लगा कि क्या अलार्म बजा के नहीं बजा, बैटरी ख़त्म, ये ख़त्म, ये डायरेक्ट चलता रहता है। तो इस तरह के बहुत फीचर हैं जिससे वो अपने आप को बिल्कुल रखते हैं, अलाइन रखते हैं काम के बारे में। काम में जो टाइम देते हैं उसी टाइम के ऊपर काम करते हैं। तो ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है ये। तो जापान में आने से पहले मैंने काफ़ी सर्च कर लिया था कि कौन सा नेट पैक चाहिए, कौन सा सिम होना चाहिए। तो जो पॉकेट वाईफाई होता है उसके बारे में सर्च कर लिया था मैंने पहले। तो उसका बेनिफिट ये रहा कि जब मैं यहाँ पर एयरपोर्ट में उतरा ओसाका में, तो मैं काउंटर पर गया कि मैंने कहा कि मुझे पॉकेट वाईफाई चाहिए। तो उन्होंने मुझे वाईफाई दिखाया और बताया कि ये इसका प्लान है, अनलिमिटेड प्लान है इसका, और 15 दिन के लिए आपका ये एक्टिवेट रहेगा। और 12,000 समथिंग येन बताया था उन्होंने, जापानीज़ करेंसी में। मैंने सर्च किया था वो था 8,000 के करीब। तो मैंने उसको कहा कि यार मैं तो पूरी स्टडी करके आया हूँ, ये उसको मैंने प्रिंट निकाल के साथ में लेके आया था। जब उसके सामने रखा मैंने कि ये देखो इस पर तो लिखा हुआ इतना है, इमीडिएटली वो 8,000 पर आ गया। मतलब ये 4,000 येन का सीधा कटौती हो गया। मतलब जहाँ भी जाना है उसके पहले से आप स्टडी करके जाओ, ताकि आपको कोई मूर्ख ना बना सके, बुद्धू ना बना सके। तो जो बच सकता है उसको तो बचाओ ना, जो चीज़ बस में है ही नहीं उसका क्या करें। तो कुछ भी करना है तो आप उसको सर्च करके फिर जाओ। और यहाँ पर इमिग्रेशन में जो कस्टम क्लियरेंस हैं वहाँ पर मुझे तकरीबन 1 घंटा उन्होंने बैठा के रखा। बहुत तरह के सवाल पूछे उन्होंने कि आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, साइकिल पर जाना है, रूट पता है आपको, किधर को जाना है, कैंप कैसे बुक करोगे आप, होटल कहाँ है आपका, कितनी करेंसी साथ में आपके। तो काफ़ी सवालात थे। तो उसको बिल्कुल बेफिक्र होके, निडर होके मैं इजी स्मूथली उनको आंसर देता गया। तो वो सेटिस्फाई हो गया मेरी बात से और उसने थैंक यू कहा और कहा कि आप अब जा सकते हो। तो इसमें क्या है कि ये जो टूर प्लान है जो सारा के मैंने अपने खुद स्टडी करके फिर इसको प्लान किया है। खुद स्टडी करने का ये होता है कि आपको कुछ भूलता नहीं। फिर आपको कोई भी क्वेश्चन कर ले तो क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो। और जो यहाँ पर कस्टम वाले हैं वो यही देखते हैं कि ये बंदा कुछ जानता है, फेक तो नहीं है, वापस वहाँ से वापस आएगा ही नहीं। तो ये सब देखते हैं। तो और किसी को चेक नहीं कर रहे थे, मुझे अलग से रूम में ले गए और वहाँ पर ऑफिसर आए और उन्होंने मुझे क्वेश्चन आंसर पूछे ऐसे। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में, क्योंकि मैंने खुद स्टडी करके गया था। तो कहीं भी आपने जाना है तो आप खुद उसको स्टडी करें। खुद स्टडी करेंगे तो आपके जहन में बहुत कुछ रह जाएगा और जो जब ज़रूरत है तो आप उसको बता सकते हो। तो ये मुझे बेनिफिट रहा इसका। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये ना हो कि यहाँ टोक्यो में आके वो मुझसे सेटिस्फाई ना हो और वो कहे कि आप आगे जा नहीं सकते। तो इसलिए मुझे वो दिक्कत नहीं आई, पर मन में था मेरे शायद ऐसा कुछ ना हो जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैं बड़े कंफर्टेबली उसको आंसर देता गया। और ये वो वाईफाई है, ग्लोबल वाईफाई। कंपनी काफ़ी हैं, मतलब ग्लोबल वाईफाई के अंडर ही शायद जापान वाईफाई आता है। तो मैंने जापान वाईफाई मांगा, उसने ये दे दिया। तो वैसे पूरी किट थी इसमें। ये इसका चार्जर, वायर की लीड, और ये इसका पॉकेट वाईफाई इसको बोलते हैं। लाइक मोबाइल की तरह ही है, ये देखने को मोबाइल की तरह है। तो इससे रेंज देकर मेरा मोबाइल जो है वो उसमें नेट चल रहा है। तो ये मैं साथ में कैरी करता हूँ। ये 15 दिन के लिए मेरे साथ रहेगा। उसके बाद जब मैं टोक्यो से वापस जाऊंगा तो वहाँ टोक्यो पे ही इनका ऑफिस है,
वहाँ पर ड्रॉप बॉक्स बने होते हैं, तो वहाँ पर मैंने इसको सबमिट करके आना है। तो मैंने उसको पेमेंट वगैरह कर दी थी, तो उसने बता दिया था कि जापान के कहीं भी आप इसको वापस दे सकते हो, साथ में नहीं लेके जाना आपने। तो ये वहाँ पर कुछ एड्रेस वगैरह था, उसने बता दिया कि यहाँ पर आपको कांटेक्ट कर लेना है इसको। तो अच्छा काम कर रहा है ये वाईफाई, मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, साथ साथ चल रहा है। अभी जब मैं फैमिली मार्ट में गया था, जिसको कन्वीनियंस स्टोर बोलते हैं, वहाँ से मैंने एक ड्रिंक ली है और एक प्रोटीन बार था छोटा सा, ये लिया था। और मेरे पास जो थे वो 1000 येन था, 1000 येन का नोट था, 1000 का। और मैंने उसको दिया और उसने पेमेंट काट के बिल मेरे हाथ में पकड़ाया, ये थोड़े से चिल्लर दे दिए बस। ये मैं एकदम कंफ्यूज हो गया, इतने महंगी आइटम है, ये तो बहुत ज़्यादा महंगा है, ये तो मेरे 1000 जेन कंज्यूम हो गए। तो ये सोचता वो आ रहा था और उन्होंने बिल पकड़ाया, तो पता नहीं क्या उन्होंने जापानीज़ में बोला, आते जाती ऐसा करके खुश होके मुझे बिल पकड़ा दिया। मैं सोचता रहा क्या इसमें इसने तो कम क्यों वापस पैसे किए। और जब यहाँ पर रूम में आके देखा तो ये एक सिक्का 500 येन का, तो ये अकेला ही है। 500 का ये देखने को लगता है कि 5 रुपये होंगे, पर 500 येन का ये सिक्का है। उसने मुझसे 580 येन लिए थे, ये उसका बिल और ये चिल्लर की वैल्यू है यहाँ पर, बिल्कुल ऐसे नहीं है। एक इसके इनके पास एक ये है वाशर की तरह है, कितना है 50 येन है, 50 येन, ये अकेला ही 50 येन की पावर रखता है। आ एक प्रोडक्ट पे आए थे रूम ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਟਾਰਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਜਗ ਪਏਗੀ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿਲਦੀ ਆ, ਜਗ ਪਈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਲਗਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੀਜ਼ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਹੈਂਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਿਚ ਵੀ ਆਫ, बैटरी की बचत होगी और ये वाल ते टंगिया भी जाऊगा। इदा करके ये छोटे चीज़ों नाल ही ना इंप्रूवमेंट हो जाती है, जोड़े कि जापानियों को जापानी बनाते हैं। बस छोटे इंप्रूवमेंट लगे रहो तो किते ना किते बंदा अलग दिखण लग जाता, क्वालिटी नज़र आने लग जाती है। कोई जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी चीज़ करनी है, छोटिया तो ही बड़े बनते हैं। छोटे चीज़ों चेंज करते हो लाइफ।